हेलो। देखना पीछे हम क्या क्या आज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक आपका लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी। अरे देख लेना पीछे का, तुम लोग देखे हुए नहीं कि हो चार पाँच हो। देखना आपको बताए थे दो स्ट्रेस। कौन कौन सा स्ट्रेस? हम आपको दो स्ट्रेस, एक जो था वो मेरे पास था डायरेक्ट स्ट्रेस, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेस था जिसको बोलते हैं सिग्मा नोट, और एक था मेरे पास बेंडिंग स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? बेंडिंग स्ट्रेस। देखो बेंडिंग स्ट्रेस में क्या था, बोल रहे थे कि अगर ये कोई मान लेते हैं कोई मेंबर है, सपोज दैट क्या है, ये कोई मेंबर है, अगर ऊपर से लोड हम क्या लगा रहे हैं, पी लोड लगा रहे हैं। ऊपर से कौन सा लोड लगा रहे हैं हम? पी लोड लगा रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल सेंटर के आपका बिल्कुल ये जो मेंबर है वो बिल्कुल यहाँ से सेंटर से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा लोड है? सेंटर से। तो अगर सेंटर से लोड पास होगा तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा। क्या आएगा आपका? डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा नोट आपका। ठीक है। लेकिन अगर जब भी अगर कोई मेंबर है, सपोज दैट कि ये मेंबर है, इस मेंबर में अगर जब भी अगर हम कोई सेंट्रिक लोड लगाएं, ध्यान से ना, सेंटर से अगर दूर लोड रहता है तो इस लोड को हम क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक लोड। आपका जो सेंटर पे लोड लगा हुआ है, हाँ सुधरोगे भाई को, अगर इस सेंटर से दूर लोड लगा हुआ, कहाँ लगा हुआ? सेंटर से दूर लगा हुआ, तो इस लोड को हम क्या बोलेंगे? एसेंट्रिक लोड। कौन सा लोड? एसेंट्रिक लोड। और इसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है वो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस भी आता है और क्या आता है? बेंडिंग स्ट्रेस भी आता है। डायरेक्ट स्ट्रेस भी आता है और बेंडिंग स्ट्रेस आता है। डायरेक्ट स्ट्रेस जो हमारा आता है वो P बाई ए आता है, और बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो प्लस माइनस M बाय जेड आता है। ठीक है, प्लस माइनस M बाय जेड आएगा। तुम लोग देख लेना, उस पर यूट्यूब पे होगा, 4 गो या 5 गो लेक्चर होगा पीछे का। ठीक है, तो एक आध दो गो देख लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सिग्मा नोट यहाँ से P बाई ए होगा, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा? प्लस माइनस में M बाय जेड होगा। तो समझो यहाँ से कि यहाँ पास जो लोड हमारे पास आ रहे हैं, तो ई मेंबर पे अगर तुम ऊपर से लोड लगाओगे तो इसका नेचर कौन सा होगा? कंप्रेशन होगा कि टेंशन होगा? कौन सा लोड होगा? नेचर कैसा होगा? तो इसको दबाने के ऊपर से जब लोड लगाते तो उसको नीचे दबाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो आपका नेचर होगा वो कैसा होगा? कंप्रेसिव नेचर का होगा। कैसा होगा? कंप्रेसिव नेचर का होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर एक साइड में लोड लगा हुआ रहेगा, क्या में लगा हुआ रहेगा? साइड में अगर लोड लगा हुआ रहेगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये बेंड करेगा। ऐसे क्या करेगा? ऐसे ये बेंड करेगा। तो ऐसे अगर बेंड करेगा तो एक तरफ जो होगा वो आपका कंप्रेशन होगा, क्योंकि इधर का लेंथ क्या हो रहा है? कम रहा है। तो लेंथ कमता है तो क्या होगा? कंप्रेशन। और इधर का क्या होगा? आपका टेंशन होगा। इधर का क्या होगा? टेंशन होगा। यानी कि सेंट्रिक लोड की वजह से आपका दोनों होता है आपका प्लस माइनस, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस देखोगे तो कंप्रेसिव भी होता है और क्या होता है? टेंशन भी होता है। और डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कंप्रेशन ही होगा। अब ध्यान देना इधर कि मेरे पास दो डेटा निकल करके आता है। एक जो आता है वो डायरेक्ट स्ट्रेस आता है, और एक क्या आता है? बेंडिंग स्ट्रेस आता है। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है वो प्लस माइनस M बाय जेड होता है, और डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है P अपॉन में ए। अब तुमको हम बता रहे हैं कि जो कंबाइन स्ट्रेस होता है, जो कंबाइन स्ट्रेस होता है, अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे सिग्मा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा नोट प्लस माइनस सिग्मा भी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहाँ से आपका ये होगा। तो सिग्मा नोट हमारे पास जो है वो P बाई ए है, और यहाँ से प्लस माइनस M बाई जेड है। अगर हमको मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम के केस में क्या होगा? दोनों क्या कर जाएंगे? जुट जाएंगे। जब जोड़ोगे तो आपका मैक्सिमम निकल के आएगा, और मिनिमम जब तुमको निकालना है तो यहाँ से P बाई ए माइनस में M बाय जेड होगा। तो ये जो आ गया वो मैक्सिमम आ गया और मिनिमम आ गया।
अब यहाँ से 3 कंडीशन आएंगे, उस कंडीशन को बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, और उसी से हम आगे कंसेप्ट बताएंगे लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी का। देखो, मान लेते हैं केस 1 है, जो कि पीछे भी बताए थे, केस 2 है और एक केस 3 है। यहाँ पर हम आपको बता दें, साइन में ध्यान रखना कि अगर प्लस आएगा तो वो कंप्रेसिव नेचर का होगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो टेंशन नेचर का होगा, ध्यान रखना। तो केस 1 में अगर हम ये बोलें कि सिग्मा नोट जो है वो ग्रेटर देन सिग्मा बी है, तो यहाँ पर सिग्मा नोट क्या है, ग्रेटर देन सिग्मा बी है। तो सिग्मा मैक्सिमम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सिग्मा नोट प्लस में सिग्मा बी, और सिग्मा मिनिमम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सिग्मा नोट माइनस में सिग्मा बी। बताओ इसमें कि दोनों में कंप्रेशन आएगा कि दोनों में टेंशन आएगा कि क्या आएगा, बोलो। कंप्रेशन आएगा ना, क्योंकि मतलब पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव आएगा क्योंकि सिग्मा नोट बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर भी कंप्रेशन नेचर का आएगा और यहाँ पर भी कंप्रेशन नेचर का आएगा, ये दोनों आपका नेचर का आएगा। अगर हम यहाँ पर ले लें कि सिग्मा नोट इज इक्वल टू सिग्मा बी है, तो यहाँ से आपका सिग्मा मैक्सिमम जो निकल के आएगा वो सिग्मा नोट प्लस में सिग्मा बी, और यहाँ से सिग्मा मिनिमम जो निकल के आएगा वो आपका सिग्मा नोट माइनस में सिग्मा बी। तो यहाँ पर बताओ हमको कि यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि न्यूट्रल रहेगा। चलो आगे देखते हैं, अगर हमारा सिग्मा नोट लेस दैन सिग्मा बी आ जाए, क्या आ जाए, सिग्मा नोट लेस दैन सिग्मा बी, तो यहाँ से सिग्मा मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा नोट प्लस में सिग्मा बी, और यहाँ से सिग्मा मिनिमम हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा नोट माइनस में सिग्मा बी। अब बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर कंप्रेशन होगा और यहाँ पर टेंशन होगा। यहाँ तक हम पीछे तक में करवाए थे और यहाँ तक ध्यान देना, ठीक है। अब समझो कि अगर हम तुमको ये कंडीशन बोले कि ऐसा कंडीशन बताओ कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव आने का चांसेस है, टेंसाइल आने का चांसेस है ये नहीं, तो केस 1 कौन सा केस तुम्हारे लिए वैलिड होगा, और केस 2 नहीं वैलिड होगा, और केस 3 वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि केस 1 और केस 2 जो होगा वो नो टेंशन का कंडीशन बन सकता है, कि हमेशा नो टेंशन ही आएगा, मतलब कंप्रेस, हाँ वही ना, आपका सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन आने का चांसेस है, टेंशन आने का कोई चांसेस नहीं है, लेकिन केस 3 वाला में बन जाता। तो अगला जो मेरे पास जो टॉपिक है वो है, कौन सा टॉपिक था, कंडीशन फॉर नो टेंशन, कंडीशन फॉर नो टेंशन, नो टेंशन का मेरे पास कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या निकल के आया है, तो अगर ए में देखें तो ये होना चाहिए कि सिग्मा नोट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन सिग्मा बी होना चाहिए, और बी में जो होना चाहिए वो सिग्मा नोट इज इक्वल टू सिग्मा बी होना चाहिए। यानी कि यहाँ से देखो तो यही तो दो कंडीशन है कि सिग्मा नोट आपका ग्रेटर देन सिग्मा बी होना चाहिए और सिग्मा नोट इज इक्वल टू सिग्मा बी होना चाहिए। यानी कि ये मेरे पास जो दो कंडीशन जो बनते हैं वो नो टेंशन का बनता है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कंडीशन को छोड़ देना। तो आगे देखते हैं, अगर ये दोनों को अगर हम कंबाइन लिखने की कोशिश करें तो कंबाइन कैसे लिख सकते हैं बताओ? ऐसे लिख सकते हैं ना कि सिग्मा नोट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू सिग्मा बी, यही ना होगा। अब देखो इधर, ये जो है वो आपका बिल्कुल सेंटर पे लोड लगाए हुए हैं
अब ये जो है वो ऊपर का क्रॉस सेक्शन है जब हम कट करेंगे तो, यानी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब सपोज दैट कि हम यहाँ पर जो लोड लगाते हैं वो थोड़ा सा बाहर लोड लगा देते हैं, सेंटर पे नहीं, ये जो है वो थोड़ा सा बाहर लोड लगाते हैं जो कि आपका पी है। सेंटर पे रहते हैं तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल लोड रहता है। अब ये जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्टेंस क्या है, ई डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है हमारा, ई डिस्टेंस है। अब हम इसकी वजह से बताए थे तुमको क्या, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये लोड है यहाँ से अगर इसको आउटसाइड लगाएंगे तो P लगाएंगे तो बाहर से देखेंगे तो ऐसा ही देखेगा। ये जो है वो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस है। अब इसको समझने के लिए हम क्या यहाँ पास बताए थे तुम लोग का बताना, बताए थे ये कि अगर हमको यहाँ से अगर ऐसे लोड लगा दें और यहाँ से ऐसे लगा दें सेंटर पे, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, जितना ही P है उतना ही का मैग्नीट्यूड है, तो सेंटर पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अरे ऊपर से भी 5 लगाओ नीचे से भी 5 लगा दो तो क्या होगा, नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स अगर हमारा 0 होगा तो पहले भी तो 0 था, अभी भी 0 ही है। अब समझो क्या बताए थे कि ये दोनों मिल करके जो है वो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है कि नहीं, एक ऐसे है और एक ऐसे है या नहीं है। तो ये 2 मतलब कि 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, तो ये घूमेगा कि नहीं, ऐसे बताओ, ऐसे घूमेगा, ऐसे ही ना घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा। तो जब ऐसे घूमेगा तो ए मेंबर तो ऐसे घूम जाएगा, अरे घूम जाएगा ना, यानी कि इसके वजह से बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस तो हम ये दे दिए कि m/z होगा। अब बताओ कि अगर हम तुमको बताएं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट लो, y एक्सिस के क्या अबाउट मोमेंट ले, यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर लोड अगर x एक्सिस पे रहेगा तो मोमेंट किसके अबाउट आएगा, y एक्सिस के अबाउट, क्योंकि x पे लोड रखोगे और x के अबाउट मोमेंट कभी नहीं आता। तो अगर ई P है और ई डिस्टेंस है तो मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा बताओ, फोर्स इंटू में क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू में डिस्टेंस, तो मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू में E हो जाएगा। मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू में E हो जाएगा। अब यहाँ से समझो कि A आपका फॉर्मूला कैसे आया था, तो m/I इज इक्वल टू सिग्मा B/Y, यहाँ से सिग्मा B निकालोगे तो m इंटू में y अपॉन में क्या हो जाएगा, I, और यहाँ से सिग्मा B इज इक्वल टू m अपॉन में I अपॉन में y, तो I अपॉन में y ही क्या कहलाता है हमारा, Z होता है। क्या होता है हमारा, Z, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ से हमें सिग्मा B m/z पता है, m इज इक्वल टू P इंटू में E पता है, और यहाँ से आपको पता है। तो जब ये पता है तो जो चीज़ें पता है वो वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। अब बताओ यहाँ पास हमें सिग्मा नोट का वैल्यू P अपॉन में A, यही ना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस का m/z अभी लिखे थे, यही था। अब बताओ यहाँ से कि आगे अगर हम फर्दर चले तो यहाँ से P अपॉन में A ग्रेटर देन इक्वल टू m को क्या लिख सकते हैं, P इंटू में E लिखे थे अभी, मोमेंट वहाँ पास देखो, और ये जो हमारे पास है वो Z है। ऐसा तुमको लग रहा है ना कि P से P का कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ। जब P से P कैंसिल, हमको निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन में हेडिंग क्या दे रहा, लिमिट ऑफ, अधूरा हेडिंग रह गया था, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी कंडीशन फॉर लो, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी, या फिर इसी को आता है कि कंडीशन फॉर नो टेंशन, यानी कि एसेंट्रिसिटी मतलब ई का वैल्यू क्या हो कि ताकि आपका नो टेंशन हो, ई का वैल्यू क्या हो कि ताकि आपका नो टेंशन है। यानी कि सिंपल सा बात है, यहाँ से ध्यान रखो कि हमको अभी ई निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ई निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर हमको अगर यहाँ से अगर ई निकालने की कोशिश करें तो ई जो होगा वो आपका कैसे लिख सकते हैं, इसको बताओ, इसको इधर कर देते हैं, ध्यान से सुनो, E अपॉन में Z
लेस देन इज इक्वल टू 1 में ए लिख सकते हैं। देखो तो इधर था, इसको इधर किए हैं बस, और कुछ नहीं किए। आगे देखो तो अगर हम ई को यहीं रहे और जेड को यहाँ भेज दे तो ई इज इक्वल टू जेड बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड बाई ए हो जाएगा। ई जो हमारा है वो लेस देन इक्वल टू जेड बाई, ई जेड को ऊपर भेज सकते हो। अरे ई जो होता है वो एक बराबर की तरह काम करता है। ई अपॉन में जेड जो होता है वो बराबर की तरह काम कर सकता है। ई वाला जो है वो बराबर की तरह काम करता है। तो यहाँ से इसको यहाँ भेज दोगे। तो यानी कि तुम यहाँ से ये समझो कि अगर तुम्हारा ई का वैल्यू अगर लेस देन और इज इक्वल टू जेड बाई ए अगर रहेगा तो वहां पास अगर तुम लोड लगाओगे तो कभी भी टेंशन नहीं आएगा। यानी ई का वैल्यू किससे कम होना चाहिए? जेड बाई ए से कम अगर होगा तो कहीं पर भी टेंशन नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे? कंप्रेसिव रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा आपका? कंप्रेसिव रहेगा। अब हम यहां पर देखते हैं, हाँ ये जो है वो लिमिट ऑफ एसेंट्री, मतलब ये लिमिट कर दिया है कि इससे अगर कम रहेगा तो नो टेंशन आएगा, इससे कम रहेगा तो क्या आएगा? नो टेंशन आएगा। अब यहाँ पास उतारोगे? अच्छा उतार लेना। अच्छा लिखवा देते हैं, लिखो। हाँ लिखवा रहे। हेडिंग देना लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी। पीछे का सब लिख लिया तुम लोग? मत लिख। आज नहीं तुम लोग क्या करेगा यार? हम तुम लोग को लगता है बहुत आगे पढ़ा दिए। तुम लोग का जो 2 एक्सिस पे लोडिंग आता है ना वो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो लास्ट में याद दिलाना, हम पढ़ा देंगे। सिर्फ सिंगल एक्सिस पे लोडिंग वाला बताया ना कि सिंगल एक्सिस पे लोडिंग रहेगा तो क्या होगा, डबल का नहीं बताएं, ठीक है? तो लास्ट में याद दिलवाना, हम बता देंगे। पहले हेडिंग दो ना, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी और कंडीशन फॉर नो टेंशन। उसके बाद फिर हम बोल रहे हैं वो लिखना। लिखो यहाँ से। चलिए लिखिएगा, वी नो दैट when eccentric load is applied, we know that when eccentric load is applied, then we know that when eccentric load is applied, we know that when eccentric load is applied, कितना हो गया? then direct stress and bending stress are developed. फिर से बोल रहे हैं, when we know that when eccentric load is applied, we know that when eccentric load is applied,
then direct and bending stress, then direct and bending stress are developed, then direct and bending stress are developed, direct and bending stress are developed, comma देना, due to this eccentric load, due to this eccentric load, some parts of member is subjected to, due to this eccentric load, some parts of member is subjected to compressive stress, some parts of member is subjected to compressive stress, and some parts of member is subjected to tensile stress. Some parts of member is subjected to compressive stress and some parts of member is subjected to tensile stress. पैराग्राफ चेंज करके लिखना, रुके हुए हम जा कहीं न रहे. To to avoid the tensile stress on the member, to avoid the tensile stress, कहाँ चला गया, tensile stress on the member, tensile on the member, tensile stress on the member, following two conditions are arised, following two conditions are arised. पहला में लिखना, इफ सिग्मा नॉट, ये वाला, और यहाँ से आपका सी जो निकलता है वो इफ सिग्मा नॉट लेस देन सिग्मा बी, तो ई मेरे पास कंडीशन नहीं होंगे, सिग्मा नॉट लेस देन वाला कंडीशन इसमें नहीं होगा, बाकी वह यही टू कंडीशन एराइज्ड होगा आपका. अब पूरा लिख लो वहाँ से. तो हम पढ़ा का ले रहे हैं, जब पूछवे ना करेगा तो पूछेगा तो है ये. हमको पता है कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम तो एक ही को देखा होगा, हम 3-4 को देखे, तो फिर हमको A to Z पता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा. बशर्ते नहीं पूछता है कभी कभी तो उसका अलग बात है. चलो जल्दी उतारो, आगे बताना. तुम लोग रोज आना, एब्सेंट नहीं करना क्लास, ठीक है, नहीं तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया फिर अगला टॉपिक दूसरा दिन चालू हो जाएगा. हाँ तो तुम जामा कर, हमारा स्टार्ट हो गया. कची जामा करने जाएगा आप, कची करेगा जामा अभी हैं, काची होता है उसमें, काची होता है, काची होता है उससे. कहाँ का तुम लोग का होता है यार, मेरे टाइम में कुछ ना था, सिर्फ जाते थे रजिस्ट्रेशन करवाते थे और लगता फिर से ये एडमिशन होता है ना, नहीं होता कुछ. ओ हाँ, साल भर में तो होवे करता, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पैसा लगता है. हैं फिगर नहीं बनाना, फिगर कितना बनाओगे, सब पहले बना हुआ है. नहीं नहीं रहने दो, तुम लोग लेट करोगे फालतू में, बनाओ इधर पीछे का भेज लिख लेना सारा. चलिए हो गया पूरा, तो जल्दी उतारो.
हो गया। चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग देना, अच्छा नीचे में लिख लो करके, वेयर E is equal to limit of eccentricity, Z is equal to section modulus, E is equal to limit of eccentricity, where E is equal to limit of eccentricity, Z is equal to section modulus, Z is equal to section modulus, और A is equal to क्रॉस सेक्शनल एरिया, A is equal to क्रॉस सेक्शनल एरिया, A is equal to क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज करके नीचे लिखना, दैट इज फॉर नो टेंशन, दैट इज फॉर नो टेंशन, कॉमा देना, द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी इज, the value of eccentricity is less than or equal to Z by A, that is for no tension, the value of limit of eccentricity, the value of limit of eccentricity is less than or equal to Z by A, equal to Z by A, हो गया। हेडिंग देना, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी फॉर डिफरेंट सेक्शन, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी फॉर डिफरेंट सेक्शन, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी फॉर डिफरेंट सेक्शन। चलिए पहला देख लेते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का। चलिए देखो रेक्टेंगुलर सेक्शन हमारे पास है, इसमें आपका लोड किस प्रकार से ऐसा है, और इधर ये आपका y है, ये आपका x है, और यहाँ से अगर हम ले रहे हैं तो ये जो हमारा है वो b है और ये जो हमारा है वो डेप्थ है। तो लेट b इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ सेक्शन, d इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ सेक्शन, p इज इक्वल टू एसेंट्रिक लोड, और क्या क्या रहेंगे हमारे पास आगे। चलिए देखते हैं आगे। लोड ना लगाए हैं, कोई बात। P आपका लोड है और E आपका एसेंट्रिसिटी है। क्या है ये हमारा एसेंट्रिसिटी है। यानी कि यहाँ से देखो वी नो दैट, यहाँ से हमको क्या पता है, वो नो दैट कि फॉर नो टेंशन, नो टेंशन के लिए जो E होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू Z बाय A होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अब समझो देखो ये लोड कहाँ लगा हुआ है, एक्स एक्सिस पे लोड लगा हुआ है ना। समझो तो अगर लोड हमारे पास एक्स एक्सिस है तो मोमेंट किसके अबाउट आएगा, y के अबाउट आएगा। मोमेंट किसके अबाउट आएगा, y के अबाउट आएगा। तो बताओ कि अरे हम पूछ कुछ और, बताओ ई जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना हम लगाएं, ध्यान सुनो, ई कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि अगर हम लोड लगाएंगे तो स्ट्रक्चर आपका टेंशन में नहीं जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ से प्रैक्टिकल देखो, जैसे मैं समझो कि अगर हम इसको बहुत पास में अगर लोड लगाएंगे तो ये मेंबर ज़्यादा बेंड करेगा। ये जैसे है अगर हम यहीं पास लगाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर यही अगर हम कॉर्नर पे एकदम बिल्कुल लोड लगा दें ऐसे, तो ये आपका ज़्यादा बेंड होने का चांसेस रहेगा कि नहीं होगा। कौन ज़्यादा आपको बेंड करने की कोशिश करेगा,
ठीक है। जैसे कैंटिलीवर आपका पोर्शन रहता है, अब कैंटिलीवर पोर्शन में तुम बिल्कुल एंड पे चले जाओ, हाँ ये भी अच्छा बात है। कैंटिलीवर या फिर कोई आपका बीम है तो उस पर एकदम लास्ट पोर्शन में चले जाओ, तो लास्ट पोर्शन पे जब तुम चढ़ जाओगे तो ज़्यादा बेंड करेगा, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आओगे वैसे बेंडिंग क्या होगा, कम होगा। जैसे मैं यहाँ पास अगर मान लेते हैं कि तुम अगर यहाँ रहोगे तब ये ज़्यादा बेंड करेगा कि यहाँ रहोगे तब ज़्यादा बेंड करेगा, बताओ। लास्ट में रहेगा, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट यहाँ जिसके अबाउट तुम ले रहे हो या फिर जिस अबाउट के अबाउट आप निकालना चाहते हो या फिर जहां पर आपका फिक्स किया हुआ है उससे आप जितना दूर जाओगे उतना ज़्यादा ये बेंड करेगा। यानी कि अगर हम दूर जाएंगे तो इसमें ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, नज़दीक रहेंगे तो बेंडिंग कम। अब यहाँ पूछ रहा है कि मैक्सिमम हम कितना जाएं, यहाँ से हम मैक्सिमम कितना जाए कि आपका जो है वो कहीं पर भी टेंशन नहीं आए। तो जो मैक्सिमम हम मान लेते हैं कि ई जो है वो हमारा मैक्सिमम है, और यही ई जो मैक्सिमम होता है तो इसी को बोलते हैं ई मैक्सिमम। कब, जब नो टेंशन आए। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी का मैक्सिमम वो वैल्यू जो आपका नो टेंशन क्रिएट करे वही हमारा क्या कहलाता है, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी कहलाता है। तो यही ई हमको निकालना है, तो यही ई निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हमको ई निकालना तो वाई के अबाउट आएगा, तो बताइए आपका कि मोमेंट वाई के अबाउट क्या आएगा, कट किसको कर रहा है अगर वाई को कट कर रहा है तो सॉरी वाई एक्सिस का अबाउट है तो बी को कट कर रहा है, तो इसका मतलब बी का क्यूब हो जाएगा, डी बी क्यूब बट्टे 12। तो अगर 12 हो जाएगा, और हमको पता है कि जेड इज इक्वल टू होता है आई वाई वाई, इसी को आई वाई वाई भी लिखते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा वाई मैक्सिमम। तो वाई मैक्सिमम का मतलब जिसके अबाउट निकाल रहे हो ना उससे आपका दूर का डिस्टेंस, तो ये दूर का क्या मैक्सिमम कितना होगा, इससे बहुत मतलब इससे मैक्सिमम आपका एक्सट्रीम फाइबर तक, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा मैक्सिमम b/2। इधर भी देखोगे तो कितना होगा b/2 होगा। तो यहाँ से अगर हम z निकालेंगे तो db क्यूब बट्टे 12 और इंटू में b/2। और एक चीज ध्यान रखना कि जिसका क्यूब करोगे उसी का आधा होता है, ठीक है। यहाँ से b कट गया और यहाँ से ही 6 कट गया, तो z हमारा निकल के आएगा db²/6। z क्या निकल के आता है db²/6। तो यहाँ पास अगर हम वैल्यू रखें, सारा को इधर अगर देखने की कोशिश करें तो E इज इक्वल टू जेड को क्या लिख सकते हैं db²/6 और इंटू में a 2d, सही है ना। E लेस देन इक्वल टू d इंटू में b और इंटू में b अपॉन में 6 और ये क्या हो जाएगा a। अब E यहाँ से बताओ कि E जो आगे अगर फर्दर हम जाएंगे तो E जो लेस देन इक्वल टू a इंटू में b हो जाएगा, d इंटू में b क्या होगा एरिया, क्या होगा, और a इंटू में 6 हमारा, a से ये खत्म। यानी E अगर हम नहीं खत्म होगा, अगर हमारा E अगर लेस देन इज इक्वल टू b/6 आएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर जो लोड लगाएंगे, ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर जो हमारा जो E जो मैक्सिमम जो हम निकाले हैं E मैक्सिमम अगर लेस देन या फिर इज इक्वल टू अगर b/6 रहेगा तो नो टेंशन होगा। b/6 कहाँ आएगा, b/6 देख के करके देखना कहाँ आएगा, यहाँ से b/6 जैसे मान लेते हैं कि टोटल आपका 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12, तो 12/2 यानी कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम लगाओगे, उससे पार नहीं करना, उससे पार करोगे तो क्या हो जाएगा आपका टेंशन आ जाएगा, तो उससे पार नहीं करना। तो यहीं पास जब रहोगे तो यहाँ पास क्या होगा हमारे पास ई मैक्सिमम और नो टेंशन का डेवलप्ड होगा। ये बहुत ज़्यादा गिजबिज हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं। अच्छा तुम नहीं लिखना है इसको, बस सिर्फ खाली कौन सा फिगर बनाओगे बता देते हैं। देखो सिर्फ ए डायग्राम बना लेना,
देखो यहाँ पर, तो अगर नो टेंशन अगर आना है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में b/6। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से तो हमको पता चल गया कि यहाँ से b/6 जाएंगे, लेकिन इधर भी तो हम लोड लगा सकते हैं ना y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे लोड लगाओगे तो यहाँ से आपका कौन सा डिस्टेंस है, आपका d वाला डिस्टेंस है ना। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, d/6 हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस आपका क्या है, d है। इसको याद कैसे रखना है वो ध्यान से देखो, ये आपका डिस्टेंस b है। अब तुम सोचो यहाँ कि हमको लोड इधर लगाना है, किधर लगाना है, एक्स एक्सिस पे हमको लोडिंग लगाना है, एक्स एक्सिस पे लोडिंग लगाना है। तो तुम अगर इधर जाओगे तो बी जाओगे कि डी जाओगे, इधर बताओ। सेंटर से अगर हम इधर जाएंगे तो ये बी डिस्टेंस ही तय करेंगे ना, ये जो हमारा है वो बी डिस्टेंस है। यानी कि अगर हमको यहाँ पास लोड लगाना है और ये कोई बोल जाता है कि मैक्सिमम बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू, ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमारा है ये है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस तुम देख रहे हो ये जो है वो पूरा तो बी ही डिस्टेंस है ना, तो बी है। तो ये जो चलेंगे वो बी का ही कुछ पार्ट चलेंगे ना कि कुछ और चलेंगे, अरे बी का ही कुछ पार्ट रहेगा। तो ये बी का जो पार्ट रहेगा तो ये कितना है, b/6 होगा। क्या होगा, ये b/6 होगा। अगला हम चलते, अगर हम यहाँ से अगर ये बोले कि y एक्सिस का अबाउट, यानी कि अगर तुमको अगर लोड इधर लगाना है और मैक्सिमम लोड है तो ये जो तुम देख रहे हो तो d का ही पार्ट है, ये जो है वो क्या है, d है ही है। और ये जो आपका है वो सेंटर है, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं d का ही पार्ट रहेगा। बताओ हमको, जब टोटल d है तो ये जो पार्ट होता है वो d/6 होता है। यानी कि अगर तुम x y पे दोनों सेम कैसे हो गया, ये अगर y पे लगाओगे तो ये d का पार्ट है तो d/6 और b/6। अच्छा मान लेते हैं कि अगर तुमको यहाँ से इधर लगाना तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, b/6। और फिर अगर कोई ऊपर ना लगा करके नीचे लगाएगा तब भी क्या हो जाएगा, ये पार्ट d/6। जब इसको ऐसे मिलाओगे ना तो ये आपका एक सेक्शन बनेगा। क्या बनेगा, एक सेक्शन। इसी को बोलते हैं आपका कोर। क्या बोलते हैं, कोर या फिर कर्ण सेक्शन। अब तुम इसके अंदर में कहीं पर भी लोडिंग लगा दो, इसके अंदर में तुम कहीं पर भी लगा दोगे तो आपका जो मेंबर है वो उसमें क्या होगा कि कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि जैसे में ये आपका कोई लोड लगाए हम इस स्ट्रक्चर पे, अब जो ये है और नीचे में बेस ऐसे है, तो अगर यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कोई लोड लगाएं तो ये जो है वो इस प्रकार से आपका बाहर नहीं कवड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे पेड़ कवड़ते हुए देखे हो ना कि एक नीचे और उसका जड़ दम बिल्कुल ऊपर फेंका जाता है। देखना कि पेड़ जब कवड़ेगा तो एक पार्ट तो उसका नीचे रहेगा लेकिन जड़ उसका कहाँ रहता है, सतह के ऊपर आ जाता है। तो सतह के ऊपर का आने का मतलब ये हो जाता है कि एक जड़ तो बिल्कुल कंप्रेशन में है और दूसरी किस में आ जाता है, टेंशन में। तो ऐसा कंडीशन आपके पास जो होगा वो कॉलम में नहीं आएगा कि कॉलम जो है वो एक कॉलम जो बिल्कुल धंस गया और एक कॉलम बिल्कुल ऊपर कवड़ गया, तो ऐसा कंडीशन नहीं आएगा अगर तुम इसके अंदर में लोड लगाओगे तो। लेकिन अगर इसके तुम बाहर लगाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी। तो जब भी हम कोशिश करते हैं कि कॉलम में जो लोड लगाएं वो बिल्कुल इसी के अंदर में हम लोड लगाएं। कभी तुम ऐसे देखा है कि कॉलम बन रहा है तो देखना कि हल्का फुल्का गलती करता है वो हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे ये है, अगला कॉलम जाएगा तो ज़्यादा ऐसे लेकर के चला जाता है, ऐसे थोड़ा सा देखना कि ऐसे तिरछा रहता है कि नहीं रहता, थोड़ा मोड़ा रहता है, तुम देखना, अरे वो हो जाता है गलती। अब देखो फिर अगर थोड़ा सा देखोगे तो अलग सा पार्ट में क्या कर देता है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से अगर कर देता है ऐसे तुम देखोगे तो कॉलम में थोड़ा मोड़ा इधर उधर रहेगा।
तो यहाँ पर वो चल जाता है, क्योंकि आपका बताए थे कि उसके अंदर थोड़ा सा अगर सेंटर से इधर उधर होता है तो आपको दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई कॉलम जो है वो ऐसे बना रहा है और दूसरा कॉलम दम ऐसे बना रहा है, तो बताओ कि तुमको लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएगा? कॉलम नहीं कर पाएगा। इसीलिए होता है कि जो थोड़ा सा जो होता है वो आपका घसक सकता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं घसकाना। जैसे ये होगा बस, और फिर इसका सेंटर देखोगे तो थोड़ा सा ही होगा, तो ये आपका एसेंट्रिसिटी कितना आ रहा है? ये लगभग में तो कम ही आ रहा है। इसका सेंटर और इसका सेंटर, तो ये दोनों को थोड़ा में क्या है, माइनर डिफरेंट होता है। तो माइनर डिफरेंट की वजह से कोई दिक्कत नहीं होता है स्ट्रक्चर में। अगर बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रक्चर में अगर तुम इधर उधर कर दोगे तब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसीलिए बोला यह जाता है कि अगर आप कहीं पर भी अगर कॉलम वगैरह बना रहे हो तो कोशिश करना है कि वो जो है वो सेंटर से थोड़ा सा कम रहे। यानी कोशिश मेरा यही रहता है कि बिल्कुल एक्सियली हम लोड लगाएं, बिल्कुल कॉलम क्या लगाएं, हम एकदम सीधा लगाएं। लेकिन कॉलम क्या होता है, दूर है। एक बार लगता शुरू बार की कहाँ पढ़ा रहे थे, नहीं शुरू बार नहीं, 5-6 दिन हो गया था, ध्यान नहीं रहा था, हाथे चल गया था इसमें। चलो, तो यहाँ पर देखना, तो ये अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर में अगर अब तुम लोड लगा रहे हो, मतलब कि थोड़ा सा अगर इधर उधर कॉलम घसक जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं घसकना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश रहना है कि बिल्कुल सेंटर पे लगाना है, लेकिन सेंटर पे नहीं लग पाता है, कहीं ना कहीं गलती हो जाता है, तो थोड़ा मोड़ा गलती रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये है, तो यहाँ से तो थोड़ा मोड़ा का मतलब कितना होना चाहिए, b/6, या फिर आपका क्या होना चाहिए, d/6 होना चाहिए। इससे आपका कम या फिर बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए, आपका लेस देन इक्वल टू d/6। अगर इतना तक ही लोड रहेगा तब आपका सही है, अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा अगर आपका पार कर जाता है तो फिर स्ट्रक्चर आपका कॉलम जो है वो फेल होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा टेंशन में। ठीक है, तो इसको तुम नोट डाउन कर लो। सिर्फ यही डायग्राम बनाना और कुछ भी नहीं बनाना, यहाँ से ही, और ये डायग्राम और बाकी बार नोट डाउन कर लो। इसको अगर तुम एक वाई पर लोड लगाओगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BD²/6 हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ खाली D बचेगा, तो यही वाला फॉर्मूला निकल जाएगा। हाँ, तो तुमको हम बता ही दिए कि कैसे करना है। B का पार्ट होगा तो कुछ B का पार्ट होगा तो B/6, और ये जो है वो D का पार्ट होगा तो D/6 हमारा ये होता है। हो गया, चलो सर्कुलर का भी कर ही लेते हैं। ये डायग्राम बना लो ना, फिर उसके बाद बचता है चिमनी का, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाए। हाँ बता देंगे। ज़्यादा नहीं है बच रहा। तुम लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, जितना हो सके क्वेश्चन टाइप बनाते रहना है। हाँ न्यूमेरिकल ही बोल रहे हैं, करवाएंगे, अगला दिन आएंगे तो न्यूमेरिकल करवा देंगे इस पर।
हो गया। हो गया। अगला हेडिंग देना, दूसरा कौन सा सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन। और हॉलो रेक्टेंगुलर और हॉलो सर्कुलर का होमवर्क रहेगा, तुम लोग बना के आना कल। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। दूसरा क्या रहेगा, देखो यहीं पर बता देते हैं। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। चलिए दूसरा ये है, यहाँ से लेट डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। बाकी बात तो कुछ रहेगा नहीं, ये आपका वही लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी। बाकी बात जेड इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस वगैरह। देखो इधर, यहाँ पर ये देखो, ये हमारा x है और ये क्या है y। इसका i एक्स देखो या फिर i y दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो पाई बाई 64 डी के पावर 4, पाई बाई 64 डी के पावर 4। अगर तुम इसका z अगर देखना चाहोगे तो i अपॉन में y मैक्स होता है, और y मैक्स जो होता है वो यहाँ से चाहे वहाँ से कहीं से भी जिसका वॉट निकालना उसका मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ये निकाल रहे हो तो y का वॉट निकलेगा, और a मैक्सिमम कितना हो जाएगा, d बाय 2 हो जाएगा। हाँ दोनों सेम ही होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पाई बाई 64 डी के पावर 4 अब इंटू में डी बाय 2, यहाँ से डी का क्यूब हो जाएगा, 2 से ये 32 हो जाएगा। यानी कि जेड निकालोगे तो पाई बाई 32 डी का क्यूब हो जाएगा, पाई बाई 32 डी का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हमको पता है कि फॉर नो टेंशन के लिए मोर फॉर नो टेंशन के लिए ई जो होना चाहिए वो लेस देन जेड बाई ए होना चाहिए, यानी कि ई लेस देन पाई बाई 32 डी का क्यूब अपॉन में ए, यही ना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखने की कोशिश करें, देखो तो अगर ई, अरे यार तुम ऐसे ना चाहिए करो, ई इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू में डी स्क्वायर इंटू में पाई बाई 4 इंटू में डी का स्क्वायर इंटू में 1 बाय 8 इंटू में 1 बाय ए और इंटू में डी। सही है, सही है ना। देखो यहाँ से 8 चौके 32 था, 32 हो गया, 32 ए नीचे था, ऊपर में था पाई डी स्क्वायर और डी, तो पाई डी क्यूब हो गया। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा कि पाई बाई 4 इंटू में डी स्क्वायर जो क्या होता है वो एरिया होता है, सर्कल के एरिया यही ना होता है। और ई डी बाई 8 तुम्हारा ई बचा हुआ है ऊपर में, ई ए से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ई जो आएगा वो लेस देन इज इक्वल टू डी बाई 8 आएगा। हाँ अब यहाँ से भी करोगे तो यहाँ भी डी बाई 8 और इधर भी डी बाई 8 होगा। क्या हुआ, हाँ लो कर लो, हो गया, और क्या करना का चाहिए।
इसमें टॉस में एक एक दिन में एक एक कंसेप्ट एक एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कचे आसान लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी आगे आओगे बाबू, टेंशन नहीं लो। आगे अगर तुमको नहीं घुमा दिए तो फिर तुम बोलना कि सर ठीक बोल रहे थे। हैं देखना ना तुमको, नहीं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन तक तो ठीक है, आगे तुमको घुमावेंगे एमडीएम में, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, और कहीं नहीं। एमडीएम गरम मसाला कच्ची होता है, एमडीएच होता है ना। ऐसा हो ही ना सकता कि ना समझ में आएगा। तुम लोग क्या बोलते रहते हो गया ये। यूट्यूब पर का जो लास्ट वीडियो, इसके बाद नहीं डालेंगे। क्या चीज? किसको याद नहीं है? हाँ अच्छा, एक आध को रहेगा तो तुम करो ना पहले। चलिए हो गया ना ये। अच्छा, हॉलो रेक्टेंगुलर और हॉलो सर्कुलर का तुम लोग करके आएगा घर से? सिर्फ कुछ करना है, जेड बाई ये रख देना है। टाइम मिलेगा कहाँ जाएगा बराती में? हमको भी जाना था तो नहीं जा रहे। किसी को मार सकते, कल भी तुम छुट्टी मारे हो। तू रहवे नहीं करता है, और तुम नहीं रहोगे तबे करवावेंगे। चलो चलो, और टॉपिक बचा हुआ है इसमें, लो नोट डाउन करो। हॉलो रेक्टेंगुलर का बचा हुआ है, हॉलो सर्कुलर का कोई आया नहीं है। चलो यार, अब कल करेंगे। पीछे का नोट्स लिख लेना सब लोग, ना भेजें ग्रुप में तो फिर चलो।